रात के 8 बजे के करीब एक 35 साल की सुनीता देवी अपने पति मंत्री जी से कहती है कि मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे उस बर्थडे में जाना है। मैं 4-5 घंटे में वापस भी लौट आऊंगी। उसका पति मंत्री होता है और ये अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाता है और फिर कहता है कि ठीक है, तुम गाड़ी लेकर के जाओ और फिर 4-5 घंटे में जल्द से वापस भी आ जाना। दोस्तों, भारती देवी गाड़ी उठाती है और अपनी फ्रेंड की बर्थडे के लिए वो निकल जाती है, लेकिन वो अपने फ्रेंड की बर्थडे में नहीं जाती है, बल्कि वो एक होटल में पहुंच जाती है और वहां पर वो एक कमरा बुक करती है और कमरा बुक करने के बाद वो उस कमरे के बेड पर जाकर के लेट जाती है। उसके बाद वो अपने नौकर सुनील को फोन करती है और उसे कहती है कि 10 मिनट के अंदर अंदर तुम फला जगह पर एक होटल है तो वहां पर आ जाओ और ये कमरा नंबर ये है तो तुम उसमें, मैं तुम्हारा उसमें इंतजार कर रही हूँ। जो सुनील होता है वो 10 मिनट के अंदर अंदर उस होटल में पहुंच भी जाता है। कमरे का जो गेट होता है उस पर वो दस्तक देता है। अब जो सुनीता देवी जब अंदर से गेट खोलती है तो उसका जो नौकर सुनील होता है वो अपनी मालकिन को जब देखता है तो उसकी आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसकी मालकिन ने मात्र अपने शरीर पर 2 ही कपड़े पहन रखे थे। अब सुनीता देवी अपने नौकर का हाथ पकड़ती है और उसे अंदर लेकर के चली जाती है। वहां पर जाने के बाद उसके शरीर पर जो बचे खुचे कपड़े थे वो भी उसे उतारने लगती है और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में जो कुछ भी होता है दोस्तों, वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। ये कहानी ही बड़ी अजीब है और बहुत ही ज्यादा रहस्यमय कहानी है दोस्तों। इस कहानी के, इस घटना के अंत में जो कुछ भी होता है वो वाकई में बहुत भयानक होता है। जब आप इस कहानी के बारे में जानेंगे तो वाकई में आपको भी यकीन नहीं होगा। तो बस आप इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा और हमारी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज मैं सभी दोस्तों के नाम भी लेने वाली हूँ जिन्होंने हमारे वीडियोस पे, पिछली वीडियोस पर कमेंट किया है। तो दोस्तों बने रहिए, आप सभी दोस्तों का मैं वीडियोस के अंत में नाम लूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से और इसी शहर के अंतर्गत एक गाँव आता है और उसी गाँव की ये घटना है। वहां पर एक 50 साल का एक मंत्री रहा करता था जिसका नाम हरकेश था, जो कि पहले मंत्री पद पर रह चुका था और आज के समय में वो अपने घर पर अकेला रहता था। जब वो मंत्री पद पर था तो उस समय उसने बहुत ज्यादा पैसा कमाया था, काफी प्रॉपर्टी कमाया था और काफी मान सम्मान, इज्जत, शोहरत सब कुछ कमाया था। उसके मंत्री जी के 2 बेटे होते हैं और दोनों ही बेटे जवान होते हैं और दोनों की ही शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी अपनी पत्नी के साथ कनाडा में शिफ्ट हो चुके थे। मंत्री की पत्नी नहीं थी क्योंकि 5 साल पहले उसकी पत्नी का एक बीमारी की वजह से देहांत हो चुका था। अब मंत्री जी जो थे वो घर पर अकेला रहा करते थे। उसको अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस होने लगा था। उसके अंदर जो जो जरूरतें थी वो पूरी ही नहीं हो पा रही थी। अब वो अपनी इस जरूरत को वो पूरा करे तो कैसे करे। लेकिन मंत्री की जिंदगी में दोस्तों एक ऐसा मोड़ आता है कि उस मोड़ में उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रह जाती है। एक दिन सुबह 10 बजे के करीब हरकेश जो होता है वो अपने घर पर बैठकर चाय पी रहा होता है और तभी इसके घर पर एक 28 साल की विधवा महिला आती है जिसका नाम सुनीता देवी होता है। सुनीता जो थी वो विधवा थी, लेकिन वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। सुनीता देवी मंत्री साहब से कहती है कि मंत्री साहब, मेरे पास कोई काम धाम नहीं है, मैं एक बेहद गरीब औरत हूँ और मैं विधवा औरत भी हूँ, मेरा पति भी इस दुनिया में नहीं है और मेरा एक 5 साल का बेटा भी है। मैं अपने बेटे की गुजर बसर नहीं कर पा रही हूँ, उसका पालन पोषण मैं ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए मैं आपके घर पर आई हूँ कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए। लोगों से आपके बारे में सुना है कि आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। अगर आपके घर में कोई काम हो, खाना बनाने का, साफ सफाई का, तो मुझे रख लीजिए साहब, मैं आपका हर काम मन लगा करके करूंगी। उसकी आवाज में एक दर्द था, एक सच्चाई थी। हरकेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो गरीब और मजबूर थी, लेकिन दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखों में कशिश थी। मंत्री जी का दिल पसीज गया। उन्हें उसमें अपनी जरूरत का हल भी नजर आने लगा। घर में कोई रहेगा तो उनका अकेलापन भी नहीं समझ पाएंगे और इस बेचारी का भी भला हो जाएगा। ठीक है, और ये बात इसने गहरी सांस लेकर कहा कि तुम कल से काम पर आ सकती हो, घर की साफ सफाई और घर के खाना बनाने का काम तुम्हारा है, तनख्वाह दो जो तुम बोलो। सुनीता के आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत मंत्री जी के पैर छू लिए और उनसे वो कहने लगी कि आपने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आप आज मुझे काम पर नहीं रखते तो पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या होता, मैं अपने बच्चे को कैसे पालती, उसे कैसे उसका लालन पालन करती।
उसने तुरंत मंत्री जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि साहब आप मेरे लिए भगवान हैं, तनख्वाह जो आप देंगे मुझे वो मंजूर होगा। उस दिन के बाद से सुनीता रोज सुबह आती और शाम के 5 बजे तक वो घर का सारा काम निपटा करके चली जाती थी। उसके आने से घर में रौनक आ गई थी। अब घर से सुबह शाम ताजे खाने की खुशबू आती, हर चीज अपनी जगह पर साफ सुथरी मिलती थी। सुनीता बहुत मेहनती थी और उससे भी ज्यादा वो समझदार थी। वो मंत्री की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। कब उन्हें चाय चाहिए, कब उन्हें दवाई लेनी है, कौन से उन्हें कपड़े पहनने हैं, वो सब कुछ बिना कहे ही समझ जाती थी। मंत्री जो था वो अब सुनीता के हाथ का बना खाना खाते और फिर उसकी बातें सुनते। वो अक्सर ही अपने बेटे के बारे में बताती थी, अपनी गरीबी के बारे में रोना रोती थी। मंत्री जी उसे दिलासा दिया करते थे। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। हरकेश को उसकी मौजूदगी की आदत हो गई थी। जिस दिन वो नहीं आती उन्हें बेचैनी होने लगती थी। वो उसकी सादगी और उसकी सेवा पर पूरी तरह से लट्टू हो चुके थे। लगभग 2 महीने गुजर गए। इन 2 महीनों में सुनीता ने हरकेश का दिल जीत लिया था। वो सिर्फ अब एक नौकरानी नहीं बल्कि उस घर की वो अब जरूरत बन चुकी थी। एक शाम जब सुनीता काम खत्म करके जाने लगी तो हरकेश ने उसे रोका, कहा कि सुनीता बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। सुनीता सहम कर सोफे के कोने पर बैठ गई। हरकेश उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा और बोला कि देखो सुनीता, जब से तुम आई हो ये घर फिर से घर लगने लगा है। तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज गलत मत समझना। सुनीता चुपचाप नजरें झुकाए सुनती रही। देखो, तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ। तुम्हारी भी एक जिंदगी है, जरूरतें हैं, मेरी भी यही चीजें हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम इस घर की मालकिन बन करके रहो। मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो सब कुछ तुम्हारा होगा। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे और बाकी की जिंदगी जो है वो बहुत अच्छे से कट जाएगी। सुनीता ने जैसे ये बात सुनी उसके कानों को यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने एक झटके में उसकी सारी गरीबी, सारी मुश्किलें उसकी दूर होती हुई नजर आ रही थी। मंत्री साहब, इतना पैसा, इतना बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर, ये तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसे हरकेश की उम्र या फिर उसके बूढ़े शरीर से उसे कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस एक सुनहरा भविष्य दिख रहा था। उसे लगा कि उसके बंद पड़े किस्मत का ताला आज खुलने वाला है। उसने शर्माने का नाटक करते हुए धीरे से हाँ कह दिया। अगले ही हफ्ते शहर के एक छोटे से मंदिर में कुछ गिने चुने लोगों की मौजूदगी में हरकेश और सुनीता ने शादी कर ली। सुनीता अब उस घर की मालकिन बन चुकी थी। उसकी जिंदगी 180 डिग्री घूम गई थी। कहाँ वो फटे पुराने कपड़े पहनती थी और कहाँ आज उसके पास महंगी साड़ी और गहनों की अलमारियां भरी पड़ी थी। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सुनीता एक अच्छी पत्नी की तरह हरकेश का पूरा ख्याल रखती थी। वो हरकेश को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी और मंत्री जी भी उस पर जान छिड़कते थे। वो उसे शॉपिंग पर ले जाते, महंगे महंगे तोहफे देते। हरकेश को लगा कि जैसे उनका अकेलापन अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी थी। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि सुनीता को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो एक 32 साल की जवान औरत थी जिसके अंदर हजारों ख्वाहिशें थी और हजारों अरमान थे, और उसका पति एक 55 साल का बूढ़ा आदमी था। हरकेश उसे हर सुख सुविधा दे सकते थे लेकिन वो सुख नहीं दे पा रहे थे जिसकी एक जवान औरत को अपने पति से उम्मीद होती है। रात के अंधेरे में सुनीता को अपनी जवानी और अपनी खूबसूरती उस बूढ़े शरीर के साथ बर्बाद होती हुई महसूस हो रही थी। वो मन ही मन कूदने लगी थी। क्या सोचा था और क्या हो रहा है। पैसा तो बहुत है पर इस पैसे का क्या करूं जब मेरी मन को हुई शांति नहीं मिल रही। ये आदमी मुझे वो खुशी दे ही नहीं सकता जो मुझे चाहिए। मेरी पूरी जिंदगी इसके साथ तो ऐसे ही कट जाएगी। उसके अंदर का असंतोष अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। वो अब एक ऐसे रास्ते की तलाश में थी जहां उसे पैसा भी मिले और उसकी अधूरी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे। एक दोपहर हरकेश और सुनीता लॉन में बैठ करके चाय पी रहे थे और तभी गेट से एक लड़का अंदर आया। उम्र उसकी लगभग 22-23 साल की रही होगी। लंबा कद, करीब 6 फुट चौड़ा सीना और चेहरे पर गजब की मासूमियत। वो सीधा आया और मंत्री जी के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। मंत्री साहब, मेरा नाम सुनील है। मैं बहुत गरीब हूँ साहब। मेरे ऊपर 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी है। घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ। मुझे कोई भी काम दे दीजिए साहब, मैं आपका हर काम करूंगा। झाड़ू पोछा, गाड़ी साफ करना, बाजार का काम, कुछ भी करवा लीजिए, बस मुझे एक नौकरी दे दीजिए। हरकेश को उस पर तरस तो आया लेकिन घर में पहले से ही काम करने वाले थे। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, हमारे घर पर अभी ऐसे किसी काम की जरूरत नहीं है, तुम कहीं और कोशिश कर लो। हरकेश ने तो मना कर दिया लेकिन सुनीता की नजरें तब से उसी पर टिकी हुई थी। उसकी जवान और गठीले शरीर को देखकर सुनीता के अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ गई थी। उसे साहिल में वो सब कुछ नजर आ रहा था जो उसे अपने पति में नहीं मिलता था। वो तुरंत अपने पति को समझाने लगती है कि सुनिए जी,
आप मना क्यों कर रहे हैं? लड़का जो है वो कितना परेशान लग रहा है और हमें एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत तो है ही। बाजार के छोटे मोटे काम, गाड़ी की साफ सफाई, बगीचे की देखभाल, ये सब कुछ ये कर लेगा। घर का लड़का रहेगा तो हम लोग भी बेफिक्र रहेंगे। 10-12 हजार रुपए ही तो देने पड़ेंगे, रख लेते हैं इसे भी। सुनीता ने इतने प्यार से कहा कि हरकेश अपनी नई नवेली पत्नी की बात नहीं टाल सका। उन्होंने सोचा है कि सुनीता खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगा। उन्होंने सुनील को काम पर रख लिया। उसे घर के पीछे बना सर्वेंट क्वार्टर भी रहने के लिए दे दिया गया। सुनील के आने से सुनीता की दुनिया ही बदल गई थी। अब उसकी सुबह सुनील को देखने से होती और रात उसके ख्यालों में गुजरती थी। उसकी गंदी नजर अब हर वक्त सुनील पर ही रहती थी। वो जानबूझकर ऐसे काम बताती थी जिसमें कि सुनील को झुकना पड़े या मेहनत करनी पड़े, ताकि वो उसकी शरीर को निहार सके। वो अक्सर ही उससे बात करने के बहाने ढूंढती थी। कभी किचन में पानी पीने के बहाने आती तो कभी बगीचे में टहलने के बहाने आती। वो उसे देख करके मुस्कुराया करती थी, अजीब अजीब इशारे करती थी। सुनील, तुम बहुत मेहनती हो, तुम तो बिल्कुल ही हीरो के जैसे दिखते भी हो। सुनील एक सीधा साधा लड़का था। शुरू में तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अपनी मालकिन के इस बर्ताव से घबराता था, लेकिन वो ये भी देख रहा था कि उसकी मालकिन जवान और बेहद ही खूबसूरत है। धीरे धीरे वो भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। वो जानता था कि ये गलत है, पर गरीबी और जवानी इंसान को अक्सर ही गलत रास्ते पर ले ही जाती है। सुनीता की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार और भव्य दिखती थी, अंदर से उतनी ही खोखली और वीरान थी। हरकेश, उसके पति, एक ऐसे जौहरी थे जिन्हें अपनी बेशकीमती रगीनी से तो प्यार था, लेकिन उस संगमरमर की गुड़िया की कोई कदर नहीं थी जो उनके पास थी, जो उनके साथ थी। वो उसे बेहद मानते जानते बहुत थे, लेकिन फिर भी कोई ऐसी जरूरत थी जो वो उसकी पूरी नहीं कर पा रहे थे, और यही चीज सुनीता को खाए जा रही थी। अब जो शादी के कई साल बीत चुके थे, लेकिन सुनीता के लिए हरकेश का स्पर्श हमेशा ही एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं रहा। वो एक पत्नी थी, पर प्रेमिका होने का एहसास उसके लिए अनछुआ ख्वाब था। उसका दिल प्यार के 2 बोल सुनने के लिए तरस रहा था, एक ऐसे आलिंगन के लिए तड़पता था जिसमें सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि अपनापन भी हो। उसका आलीशान घर, जो किसी महल से कम नहीं था, उसके लिए एक सोने का पिंजरा बन चुका था। दिन नौकर चाकर की चहल पहल में तो कट जाता, लेकिन रात किसी सजा की तरह लंबी और अकेली होती थी। वो अक्सर ही खिड़की के पास बैठ करके घंटों आसमान के चांद को निहारती और सोचती कि क्या उसकी जिंदगी में भी कभी प्यार की चांदनी खिलेगी। इसी वीराने में एक ताजी हवा के झोंके की तरह सुनील आया था। वो सिर्फ एक नौकर नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, एक भोलापन था जो सुनीता को अपनी ओर खींचता था। जब वो आस पास होता तो सुनीता को अपने अंदर एक भूली बिसरी धड़कन सी महसूस होती थी। वो जानबूझकर उसे छोटे छोटे कामों के लिए उसे बुलाया करती थी, सिर्फ उसकी आवाज सुनने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए। कभी पर्दा ठीक करने के बहाने तो कभी पानी लाने के बहाने उसकी आंखें बस सुनील को ही ढूंढती रहती थी। सुनील भी अपनी मालकिन के इस बदलते हुए व्यवहार से अनजान नहीं था। वो उनकी आंखों में अपने लिए एक अजीब सी चमक देखता था, एक ऐसा भाव जिसे वो नाम तो नहीं दे पाता पर महसूस जरूर करता था। सुनीता का दुखी चेहरा, उनकी उदास आंखें और उनकी अनकही तड़प सुनील के भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती थी। वो अपनी हैसियत जानता था, जमीन और आसमान का ये फर्क उसे अपनी सीमाओं का एहसास कराता रहता था। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक नन्ही सी उम्मीद पल रही थी। सुनीता, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर दिल्ली जाना पड़ा 5 दिन के लिए, तो मुझे कल सुबह ही निकलना होगा, तो तुम अपना ख्याल रखना और घर का भी ख्याल रखना। हरकेश के ये शब्द सुनीता के कानों में किसी संगीत की तरह पड़े थे। एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। 5 दिन, पूरे 5 दिन बिना किसी बंदिश के, बिना किसी के नजरों के, ये ख्याल ही उसके अंदर सिहरन पैदा कर गया। उसके मन में आशा और उत्साह के लड्डू फूटने लगे, लेकिन उसने बड़ी ही कुशलता से अपने चेहरे पर एक झूठी उदासी का नकाब ओढ़ लिया। अरे, आप चले जाएंगे तो फिर मेरा मन कैसे लगेगा, उसने अपनी आवाज में बनावटी दर्द घोलते हुए कहा। पर काम जरूरी है तो जाइए, मैं सुनील को बोल दूंगी, वो घर का पूरा ध्यान रखेगा। सुनील का नाम उसकी जुबान पर ऐसे फिसला जैसे कि वो बरसों से इसी पल का वो इंतजार कर रही हो। अगली सुबह जैसे ही हरकेश की गाड़ी गेट से बाहर निकली, सुनीता ने एक गहरी और आजाद सांस ली। आज ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि उसका आसमान था, और वो अपनी मर्जी की मालिक थी। आज उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई उसकी हंसी पर सवाल उठाने वाला नहीं था। उसने अपनी पसंदीदा साड़ी पहनी, बालों को खुला छोड़ा और पूरे घर में ऐसे घूमी कि जैसे कोई पंछी पहली बार अपने पंख फैला रहा हो। सारा दिन एक अजीब सी बेचैनी और एक मीठे इंतजार में बीता था। घड़ी की सुइयां आज उसे किसी
दुश्मन की तरह लग रही थी, जो कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बस किसी तरह रात होने का इंतजार कर रही थी, एक ऐसी रात जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे हसीन रात होने वाली थी। शाम ढल चुकी थी और रात अपनी काली चादर फैला रही थी। करीब 8:30 बजे जब सुनील अपना काम खत्म करके अपने कमरे की ओर जाने लगा तो सुनीता की मखमली आवाज ने उसके कदमों को रोक लिया। सुनील सुनो। उस आवाज में एक अजीब सा जादू था, एक निमंत्रण था जिसे अनसुना करना नामुमकिन था। सुनील का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो मुड़ा और सुनीता के सामने आकर के खड़ा हो गया। जी मालकिन। सुनीता ने अपनी आंखों में एक मासूमियत का समंदर भर लिया और फिर वो बोली कि आज साहब घर पर नहीं है, मुझे ऐसे इतने बड़े घर में अकेले डर लगता है सोने में, तो तुम ऐसा करो कि तुम आज यहीं बाहर वाले कमरे में सो जाओ। सुनील पत्थर का बुत नहीं था, वो अपनी मालकिन की आंखों में छुपे असली इरादे को साफ साफ देख सकता था। वो देख सकता था कि डर का बहाना सिर्फ एक पर्दा था, जिसके पीछे सालों की दबी हुई ख्वाहिशें और एक अकेली औरत की तड़प छिपी हुई थी। उसका दिल एक पल को तो घबराया, लेकिन अगले ही पल उस चाहत ने उसके डर पर काबू पा लिया जो कि उसके अंदर भी सुलग रही थी। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। रात के 10 बजे जब घर के सारे नौकर सो चुके थे और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसर गया था, सुनीता के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला। उसने सुनील को अपने पास बुलाया। सुनील का हर कदम उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी सपने की दुनिया में जा रहा हो। जब उसने दरवाजा खोल करके अंदर कदम रखा तो एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई थी। सामने जो मंजर था वो उसकी कल्पना से भी परे था। सुनीता एक महीन रेशमी नाइटी में खड़ी थी, जो कि उसके खूबसूरत जिस्म के हर मोड़ को बयां कर रहा था। कमरे में हल्की नीली रोशनी भी फैली हुई थी, जो माहौल को और भी ज्यादा मायावी बना रही थी। हवा में इत्र की एक नशीली महक घूमी हुई थी। आज सुनीता किसी मालकिन की तरह नहीं, बल्कि स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। इतना हसीन, इतना मुकम्मल हुस्न सुनील ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सुनीता के होठों पर एक दिलकश मुस्कान उभरी। वो धीरे धीरे चल करके सुनील के पास गई और बिना कुछ कहे उसका कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया। सुनीता का स्पर्श किसी बिजली की झटके की तरह सुनील के पूरे बदन में दौड़ गया था। डर क्यों रहे हो सुनील? सुनीता की आवाज किसी मीठी सरगोशी की तरह थी। मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मालकिन और फर्ज जैसे शब्द इस माहौल में बेमानी लग रहे थे। सुनीता की नशीली आवाज, उसकी जिस्म की गर्मी और उसकी आंखों में तैरती हुई मोहब्बत ने सुनील के सारे डर और सारे झिझक को एक पल में ही खत्म कर दिया। उसने हिम्मत करके अपनी नजरें उठाई और सुनीता की आंखों में झांका। आज उन आंखों में हुक्म नहीं, बल्कि एक गहरी प्यास थी, एक इंतजार था। सुनीता उसे खींच करके बिस्तर के पास ले जाती है। उस रात उस बंद कमरे में दो अतृप्त रूहें और दो ख्वाहिशमंद इंसान एक हो गए। वो सिर्फ एक जरूरत नहीं थी, बल्कि एक दूसरे में खुद को ढूंढ लेने की ख्वाहिश थी। सुनीता ने अपने सालों की अधूरी ख्वाहिश है, अपने अकेलेपन और अपनी हर अनसुनी सिसकी का जवाब सुनील के जवानी और उसकी जुनून में पाया। सुनील ने अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी और दुनिया के दिए हर जख्म को उस अमीर औरत के प्यार भरे आगोश में उसने भुला दिया। उनके शरीर का मिलन सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का संवाद था। हर स्पर्श, हर जो क्रिया था वो एक अनकही कहानी कह रहा था। वो एक दूसरे में ऐसे खो गए कि उन्हें समय का कुछ होश ही नहीं रहा। उस रात उस कमरे की दीवारें दो दिलों की मिलन की गवाह बनी थी। एक ऐसा मिलन जिसे समाज पाप कहता है, लेकिन उनके लिए वो जिंदगी का सबसे पवित्र और खूबसूरत एहसास था। अगले 4 दिन उनके लिए किसी हसीन सपने से कम नहीं था। उनका रिश्ता एक अजीब सी दोहरा जीवन जी रहा था। दिन के उजाले में दुनिया के नजरों के सामने वो मालिक और नौकर का किरदार निभाते थे। सुनीता उसे सुनील कह करके बुलाती और वो जी मालकिन कह करके सिर झुका लिया करता था। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता, सारे पर्दे, सारे दीवारें गिर जाया करती थी और वो सिर्फ सुनील और सुनीता बन जाते थे। दो ऐसे प्रेमी जिन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने उस घर के हर कोने को अपनी मोहब्बत की निशानी से सजा दिया था। कभी वो स्विमिंग पूल के किनारे बैठ करके घंटों बातें किया करते, अपने सपने, अपनी खुशियां और अपने गम एक दूसरे से बांटा करते थे। सुनीता ने उसे अपने बचपन, उसे अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में बताया। सुनील ने उसे अपने गांव, अपने परिवार और अपनी गरीबी की कहानियां सुनाई। उनकी बातें सिर्फ बातें नहीं थी, वो एक दूसरे की आत्मा को छूने का जरिया था। एक रात छत पर ठंडी हवा में सुनीता ने अपना सिर सुनील के कंधे पर रखा और पूछा कि सुनील, क्या तुम मुझसे सिर्फ इसीलिए प्यार करते हो क्योंकि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और मैं बहुत अमीर हूँ? सुनील ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूमा और कहा कि मैडम, जब मैं आपकी आंखों में देखता हूँ तो मुझे आपकी दौलत नहीं, आपका अकेलापन दिखता है। मुझे आपसे नहीं, आपके उस उदासी से मोहब्बत हो गई है जिसे मैं हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। ये सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए थे। ये खुशी के आंसू से, इस एहसास के आंसू थे कि कोई है जो
उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को समझता है। उन 5 दिनों में उन्होंने सिर्फ शारीरिक रिश्ता नहीं बनाया बल्कि एक ऐसा भावनात्मक बंधन बना लिया जो कि किसी भी सामाजिक रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा था। उन्होंने साथ में खाना बनाया, फिल्में देखी और बच्चों की तरह घर में एक दूसरे के पीछे भागे। वो भूल गए थे कि ये रिश्ता कितना खोखला और कितना खतरनाक है। वो बस उस पल को जी लेना चाहते थे, उस जन्नत को अपनी सांसों में भर लेना चाहते थे। ये 5 दिन उनकी जिंदगी का वो सुनहरा अध्याय था जिसे वो शायद कभी भुला नहीं पाएंगे। लेकिन वो दोनों इस बात से भी अनजान नहीं थे कि इस खूबसूरत सपने का अंत बहुत करीब है। 5 दिन के बाद हरकेश जो है वो घर लौट आया। उन्होंने देखा कि सुनीता जो थी वो पहले से कई ज्यादा खुश और खिली खिली लग रही थी। उन्हें लगा कि ये उनके प्यार का असर है। वो अपनी पत्नी को खुश देखकर खुद भी खुश हो गए थे। लेकिन अब सुनीता के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया था। हरकेश के घर पर रहने की वजह से उसे सुनील से मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो अब उस लड़के के लिए तड़प रही थी। उसने फैसला किया कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकती। उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक रात करीब 8 बजे उसने अपने पति से कहा कि सुनिए जी, मेरी एक बहुत खास सहेली का बर्थडे है, तो मुझे आज वहां पर जाना होगा। ज्यादा देर नहीं होगी, बस 3-4 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी। हरकेश अपनी पत्नी को मना नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि ठीक है, पर ध्यान से जाना और टाइम पे आ भी जाना। सुनीता तैयार होती है, अपनी गाड़ी निकालती है और वो घर से निकल जाती है। लेकिन वो अपनी सहेली के घर नहीं गई। वो सीधा शहर के एक जाने माने होटल पहुंच गई। उस होटल का मालिक जयदेव हरकेश का पुराना जानकार था। सुनीता ने काउंटर पर जाकर एक कमरा बुक किया। जयदेव ने उसे देखा तो वो पहचान गया कि यह मंत्री साहब की नई पत्नी है, पर उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। सुनीता कमरे में गई और तुरंत सुनील को फोन किया। सुनील, मैं तुम्हें एक पता भेज रही हूँ। होटल का नाम दिया और कमरा नंबर 302। 10 मिनट के अंदर तुम यहाँ पहुंच जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सुनील भी तड़प रहा था। फोन आते ही वो बाइक उठा करके तुरंत होटल पहुंच जाता है। वो सीधा कमरे में जाता है। अंदर का नजारा वैसा ही था जैसा कि उस पहली रात का था। सुनीता उसका इंतजार कर रही थी और फिर से दोनों के बीच में वही गुनाह का खेल शुरू हो गया। वो दोनों अपनी ही दुनिया में इतने ज्यादा खो गए थे कि उन्हें आने वाले तूफान का कोई अंदाजा नहीं था। उधर होटल का मालिक जयदेव बेचैन था। वो हरकेश की बहुत ज्यादा इज्जत किया करता था। उसने जब मंत्री साहब की पत्नी को एक जवान लड़के के साथ कमरे में जाते हुए देखा तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसका जमीर उसे कचोट रहा था। बहुत सोचने के बाद उसने हरकेश का नंबर मिलाया। हेलो मंत्री साहब, मैं जयदेव बोल रहा हूँ होटल से। तो बोलता है कि हाँ बोलो, क्या बात है, सब ठीक है? तो हरकेश ने जब पूछा तो जयदेव ने कहा कि साहब एक बहुत अजीब बात है, पता नहीं मुझे आपकी बतानी चाहिए नहीं। आपकी पत्नी सुनीता जी अभी मेरे होटल में है और उनके साथ एक जवान लड़का भी है। वो दोनों कमरा नंबर 302 में है। ये सुनते ही हरकेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उनके कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उनका खून खौल उठा। क्या बक रहे हो तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है? तो कहता है कि नहीं साहब, मैंने अपनी आंखों से देखकर ही बोला है। आप चाहे तो आप खुद भी आकर देख सकते हैं। हरकेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने फोन काटा, गाड़ी की चाबी उठाई और तूफान की तरफ वो होटल की तरफ बढ़ चले। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि धोखा। वो होटल पहुंचे। जयदेव उनका इंतजार ही कर रहा था। हरकेश ने उसे साथ लिया और सीधा कमरा नंबर 302 के दरवाजे पर जा पहुंचा। उन्होंने दरवाजा नहीं खटखटाया बल्कि अपनी पूरी ताकत से दरवाजा को एक लात मारी। दरवाजा धड़ाम से खुल गया। अंदर का नजारा देखकर हरकेश की दुनिया ही उजड़ गई थी। उनकी पत्नी उनके ही नौकर सुनील के साथ बिस्तर पर आपत्तिजनक हालत में थी। दोनों उन्हें देखकर ऐसे चौंके जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। हरकेश एक घायल शेर की तरह उन पर झपटे। उन्होंने सुनील को बिस्तर से खींच करके नीचे गिराया और उसे लात घुसों से पीटना शुरू कर दिया। और फिर अपनी पत्नी की तरफ मुड़े और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। चुड़ैल, तूने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुझे इज्जत दी, इस घर की मालकिन बनाया और तूने मुझे ये सिला दिया। होटल में हंगामा मच जाता है। हरकेश ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया और कुछ ही देर में पुलिस आ गई और सुनील और सुनीता को दोनों को ही उस शर्मनाक हालत में गिरफ्तार करके थाने ले गई। अंजाम, पहले तो पुलिस ने दोनों की अच्छे से खातिरदारी की और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। हरकेश सब पूरी तरह से टूट चुका था। उनका विश्वास, उनका प्यार, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। 3 महीने बाद उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। सुनीता का भी सब कुछ छीन गया, इज्जत, पैसा, घर और सब कुछ। वो अपनी एक गलती और अपनी हवस की वजह से अर्श से फर्श पर आ गिरी थी
और हर केस वो वापस अपनी उसी अकेली जिंदगी में लौट आए थे। उनका घर अब पहले से भी ज्यादा सूना और भयानक लगता था। उन्होंने एक साथी की तलाश में गलती की थी और उस गलती की सजा अब उन्हें उम्र भर काटनी थी। वो अक्सर सोचते कि काश उन्होंने उस दिन सुनीता पर तरस नहीं खाया होता, लेकिन अब पछताने से क्या होता जब जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना सबसे भयानक बुरे सपने में बदल चुका था। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है ताकि आप ऐसी घटनाओं से खुद को बचा सके और समय रहते सही निर्णय ले सके। तो फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ, लेकिन उससे पहले मैं अपने उन सभी दोस्तों को नाम लेना चाहूंगी जिन्होंने हमारे वीडियोस पर कमेंट किया। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का नाम ले देती हूँ। तो सबसे पहला नाम है साहब सिंह सरदार जी बिजनौर से, सत्यदेव यादव जी सिद्धार्थ नगर यूपी से, चनन राम जी गुड़गांव से, दीपक कुमार जी उत्तर प्रदेश से, राम प्रताप चौहान जी देवरिया उत्तर प्रदेश से, जगदीश शर्मा जी राजस्थान से, रामदास राजपूत जी फिरोजाबाद यूपी से, अशोक दास जी समस्तीपुर बिहार से, रमेश जी दिल्ली से और प्रमोद कुमार जी बिहार बक्सर से। बाकी भी और सारे दोस्तों के नाम है जो मैं आने वाली वीडियोस में लूंगी। तो दोस्तों, ऐसे ही आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।